हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं वही वाला चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसकी देखिए 6th क्लास है ये आपकी, क्योंकि चैप्टर वैसे पहले बड़ा है और इसमें कुछ टॉपिक और ऐड कर दिए गए हैं। जब तक ये 11th में था तब तक कुछ टॉपिक नहीं थे, लेकिन लास्ट ईयर जब इसको 12th में ऐड किया गया, इंडियन इकोनॉमी आपको बार बार मैं बता रही हूँ लास्ट ईयर 12th में ऐड हुई थी, रिप्लेस हुई थी माइक्रो की जगह। तब इसमें कुछ टॉपिक और भी ऐड हुए हैं, तो अभी तक तो हम वही पुराने टॉपिक कर रहे हैं। हमने किया इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका पूरा एनालिसिस हम कर चुके हैं, क्या क्या हुआ था उसमें। अब हम करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस कि हमने जो यू टर्न लिया, यू टर्न लेने से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने से हमें इसके बेनिफिट क्या हुए, मेरिट क्या हुई, और इसकी कुछ इकोनॉमी के लिए ये तो है नहीं कि कोई चीज़ 100% जो है वो आपकी प्योर होती है, सिक्योर होती है। कहीं ना कुछ तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। तो इसमें हम मेरिट और डिमेरिट करें। ये क्वेश्चन आपका पूरा 6 मार्क्स का आ सकता है। क्रिटिकल एनालिसिस का 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जनरली आता ही है, वो किसी भी चैप्टर से आए। ये जो आप करोगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इसमें आपके पास जो लिबरलाइजेशन का क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाए, या आपसे ग्लोबलाइजेशन का पूछा जाए, या इकट्ठा तीनों का पूछा जाए आपसे, या आपसे जो भी हमने इसके ऑल्टरनेटिव नेम लिखे थे, एलपीजी पॉलिसी, वो सब, उनमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आंसर यही है। कुछ बुक्स में ग्लोबलाइजेशन के अलग बेनिफिट दे रखे हैं, उसकी डिमेरिट दे रखी है, और लिबरलाइजेशन के अलग मेरिट और डिमेरिट दे रखे हैं, वो आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। सीधा एक क्वेश्चन याद कीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज की मेरिट और डिमेरिट, यही वाला जो क्वेश्चन है वो आपका, मतलब कहीं भी आप उसके पॉइंट जो हैं थोड़ा सा चेंज करके ये पॉइंट्स आप कहीं भी डाल सकते। तो इसमें हमें मेरिट और डिमेरिट करनी है, में जो हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बेनिफिट क्या रहे, इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट क्या आया। सबसे पहले हमने देखा था जब हम 1991 की बात कर रहे थे कि 1991 तक इकोनॉमी की सिचुएशन जो है बहुत खराब हो गई थी, लेकिन जब हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाया तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है, जो एक स्टैटिक इकोनॉमी हो गई थी, उसका फर्स्ट फायदा क्या हुआ। अगर आप पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं, फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, वाइब्रेंट इकोनॉमी, VIBRANT, वाइब्रेंट इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी, जिसमें ग्रोथ रेट नहीं था, वो इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई, जिसमें ग्रोथ रेट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8% तक इंक्रीज हो गया। जो हमारा ग्रोथ रेट था वो हमारा इसमें रिफॉर्म्स पीरियड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। जैसे अगर आप देखें, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा ग्रोथ रेट 5.8% तक पहुंच गया, और आगे 2007 जब इसके और ज़्यादा रिजल्ट्स आने लग गए थे तो ये हमारा 7.7 पे पहुंच गया। ऐसे आप सर्विस सेक्टर को देखेंगे, सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है एट द टाइम ऑफ 1991 ये था 4.5, उसके बाद 1991 से 2000 तक ये हो गया 7.5, और फिर इन पॉलिसीज का जब ज़्यादा रिजल्ट हो गया तो अगर आप 2000 से 2010 तक देखेंगे तो ये हमारा सर्विस सेक्टर जो है, इसका जो ग्रोथ रेट था वो हो गया 9.4%। तो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ देखें तो 1991 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था 3.5%, ओनली 3.5%, और ये हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था 2000 के डिकेड्स में ये जाके हो गया हमारा 8%। तो ये जो हमारा हायर ग्रोथ रेट है, हायर ग्रोथ रेट हमारा सिर्फ जो इकोनॉमी, जो वाइब्रेंट इकोनॉमी बनी थी, इस ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा रोल था इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा रिफॉर्म, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा 1991 में था ये 3.1%, और 2000 से 2010 तक ये सब 4.1% था। आगे हम डिमेरिट में करेंगे।
क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने अभी एफडीआई को परमिशन नहीं दी, हमने इन्वेस्टमेंट को परमिशन नहीं दी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारा अभी बिल्कुल अनटच है, जिसमें हमने रिफॉर्म्स नहीं किए। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ही हुए। एग्रीकल्चर सेक्टर तो जनरली से बिल्कुल अनछुआ रह गया, उसमें कोई रिफॉर्म्स है नहीं। यहाँ पे देखो कितने सारे पॉइंट्स हमने किए, किसी भी पॉइंट में हम देखो कहीं भी कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ भी हमने कोई प्रोविजन किया, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ रेट भी नहीं हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन जो हमारा ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ओवरऑल जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा मूव कर गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। इसकी जो ग्रोथ रेट है, इसलिए टोटल ओवरऑल ग्रोथ रेट जीडीपी की इंक्रीज होके हो गई हमारे पास 8%। उसके बाद हमने कहा था कि 1991 में एक बहुत बड़ा पोजीशन जो थी वो क्या थी कि हमारे पास हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। फिस्कल डेफिसिट हम कर चुके हैं जब कॉजेज किया था कि इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके जो कॉजेज हैं वो कॉजेज हमारा सबसे बड़ा एक कॉजेज था कि फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, गवर्नमेंट रिसीव्स कम थी, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता था। लेकिन ये जब प्रोसेस हमारा शुरू हुआ एलपीजी का, तो इससे हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट था वो फिस्कल डेफिसिट कम होता चला गया। 1991 में ये 8.5% तक था फिस्कल डेफिसिट टोटल जीडीपी का। और उसके बाद गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण, जब गवर्नमेंट ने एफडीआई आई तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह मिले, गवर्नमेंट ने अपनी इंटरप्राइज को सेल किया, उससे गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स मिली, तो उधार लेने की बहुत कम आवश्यकता रह गई। तो ये जो हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट वो 5% ऑफ जीडीपी तक आ गया। 8.5% से जो हमारा जीडीपी का हिस्सा था फिस्कल डेफिसिट में वो हमारा रह गया 5%। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है वो रिड्यूस हुआ। तीसरा जो हमने कहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा एक रीजन था एलपीजी को अडॉप्ट करने का, कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक था वो उससे ज़्यादा कम हो गया था और हमें लोन लेने के लिए अपने आरबीआई का जो कोड था उसको एज ए प्लेस रखना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन एलपीजी पॉलिसी से हमारे, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ आई, एफडीआई हमें मिला, उससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कंफर्टेबल लेवल तक पहुंच गया। आज हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो अच्छा खासा एक स्टॉक है हमारे पास। जैसे अगर आप फिगर्स को देखें, फिगर से आप कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास 1991 में $100 मिलियन से ओनली $100 मिलियन, उसके बाद ये धीरे धीरे इंक्रीज हुए। इंक्रीज होने के बाद में जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज थे वो पहले मिलियन से बिलियन में चेंज हुए। जैसे अगर हम देखें 2014 तक हमारा जो है $73 बिलियन, मिलियन से बिलियंस, $73 बिलियन। और उसके बाद अब हमारा, अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट देखें, हमारे पे जो फिगर्स हैं, क्योंकि अभी हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के तो कोई फिगर्स नहीं है, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है गवर्नमेंट 2-3 महीने के अंतर्गत पूरी उसकी एक बुकलेट पब्लिश करती है। तो हमारे पास ये 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है इसके तो कोई फिगर्स नहीं है, लेकिन मेरे पास 2018 लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर के फिगर्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। जो हमारा एंड मार्च था 2018, मतलब 31 मार्च 2018 तक जो हमारा स्टॉक था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का वो था $424.5 मिलियन, $424.5 बिलियन, जो सिर्फ हमारा था 100 मिलियन इंक्रीज होके अब हमारा $424.5 बिलियन हो गया। ये जो है डेवलपमेंट की बहुत बड़ी साइन होता है, इससे वर्ल्ड में हमारा स्टेटस बढ़ता है। वर्ल्ड में स्टेटस बढ़ने के साथ साथ हम लोग जो हैं एक्सटर्नल शॉक्स को बहुत इजीली जो है वो फेस कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड में कोई इवेंट्स होता है तो वर्ल्ड के इवेंट्स का अपने ज़्यादा इफेक्ट हम नहीं डाल देते, ये एक साइन है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं।
हम अपनी इकोनॉमी में जो क्राइसिस है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हुआ ये सिर्फ और सिर्फ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हुआ। अगर नहीं होता तो ये पहले हम कभी भी इसको नहीं, इतना डॉलर को, इतना जो स्टॉक है उसको हम नहीं बढ़ा सकते थे। उसके बाद फिर हमने कहा कि जो उस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, पहले हम उन्हीं क्राइटेरिया पे देख रहे हैं कि जो रीज़न बने थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, जिसके कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ड्रॉप की गई थी। फिजिकल डेफिसिट हायर था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे और इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था। तो उन्हीं हम क्राइटेरिया पे देख रहे हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन रेट में बहुत हायर था। इन्फ्लेशन रेट जो है वो धीरे धीरे लोअर आया, क्योंकि जब एमएनसी आई तो उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया, सप्लाई बढ़ी, डिमांड जितनी थी सप्लाई भी उतनी इंक्रीज होने लग गई। पहले क्या होता था, डिमांड तो थी लेकिन सप्लाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज उनमें इतना स्टेमिना था ही नहीं कि वो उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ये हमारा 4 से 5% तक हो गया। हालांकि ये पॉइंट हमारा ज़्यादा बहुत इफेक्टिबल नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारा 2007 तक इंक्रीज हुआ। 2007 पे हमारा इन्फ्लेशन रेट 4-5% पहुँच गया। लेकिन उसके बाद फिर तेजी से, जैसे 2013-14, 2013-14 में इन्फ्लेशन रेट 4 इंक्रीज हुआ है, फिर लगातार इंक्रीज हुआ है, ये हायर लेवल पे फिर पहुंच गया। लेकिन अभी देखिए, अभी कोरोना टाइम में क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं था, डिमांड ही नहीं है, तो इन्फ्लेशन रेट फिर डाउन जा रहा है। लेकिन उस समय रिसेंटली इसका इफेक्ट हुआ था कि रिसेंटली इफेक्ट क्या हुआ था कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है जो इतना हायर लेवल पे पहुंच गया था उसको हम 4% तक रिड्यूस करने में सक्सेसफुल थे। उसके बाद हमारा फॉरेन स्टॉक, फॉरेन एक्सचेंज तो इंक्रीज हुआ ही हुआ। उसके बाद हमारे जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो हमारे पहले प्लानर थे उनका मोटिव क्या था कि बाहर की कंपनी को अपने यहाँ मत आने। लेकिन जब हमने एफडीआई को प्रमोट किया तो इंडिया में जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। और ये प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने सिर्फ हमारे जीडीपी को इफेक्ट नहीं किया, बल्कि मॉडर्नाइजेशन वाला जो मोटिव था वो भी हम पूरा कर पाए। ये देश अपने साथ, जब एमएनसी अपने साथ आई तो एमएनसी अपने साथ न्यू टेक्निक लेके, न्यू टेक्निक, न्यू फॉर्मेट। जैसे इन्होंने अपने स्टोर भी खोले, उन स्टोर का फॉर्मेट ही अलग था, अलग अलग ड्रॉर, एक साफ सुथरा माहौल, प्रॉपर बिलिंग, प्रॉपर एजेंट भी वहाँ पे जो सेल्समैन है वो अपॉइंटमेंट करने, बड़े बड़े स्पेस। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, टेक्निक ही नहीं आई, बल्कि लोगों का जो शॉपिंग पैटर्न है वो शॉपिंग पैटर्न भी चेंज होने लगा। तो ये जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, इससे लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हुई। जो मॉडर्नाइजेशन वाला मोटिव था वो हम लेके चले। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो फायदा रहा, वैरायटी ऑफ गुड्स। वैरायटी ऑफ गुड्स में इस चैप्टर में कई बार आपको अपनी कॉलेज टाइम का रेफर कर चुकी हूँ, क्योंकि वो टाइम आपका अपना स्कूल टाइम और हमारा कॉलेज टाइम दोनों बिल्कुल एक अलग अलग फेज में थे। हम लोग जो ना, हमारा जो स्कूलिंग टाइम था वो बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और आपका जो स्कूल टाइम है या आपका जो टाइम है वो पूरा जो है इकोनॉमिक पॉलिसी के रिजल्ट्स आने के बाद। तो पहले हमारे पास या 1991 से पहले कंज्यूमर के पास कुछ ज़्यादा वैरायटीज नहीं होती थी, कोई वैरायटीज थी नहीं ज़्यादा। वैरायटीज जैसे आप कंजम्पशन में देख लो, टेलीफोन सर्विस में देख लो, सिर्फ एक MTNL, बाहर ट्रैवल करने में सिर्फ एक इंडियन एयरलाइंस, कोल्ड ड्रिंक पीने में सिर्फ एक हमारे पास वो लिम्का वाला ब्रांड था, चिप्स में कोई नहीं था, टॉफीज के नाम पे 1-2 चीज़ें थी हमारे पास, पेन के नाम पे 1-2 चीज़ें थी। लेकिन ये जब हमारे पास LPG हुआ तो LPG होने से लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबल मार्केट से इंडिया में आया, जो कंज्यूमर है उसके एक आसानी तक पहुंच गई। नहीं तो पहले क्या होता था, जो बहुत बड़े बड़े शहर थे, जो बाहर जा सकता था वहीं से ऐसी चीज़ें ला सकता था। लेकिन अब जो प्रोडक्ट हैं वो कंज्यूमर चॉइस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लगे।
जैसा जो कंज्यूमर हैं जैसा चाहिए उनको उस तरह का सामान बनने लगा। हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हुआ और इससे लोगों का वेलफेयर स्टेटस जो है वो भी इंक्रीज हुआ। तो इससे जो वैरायटी ऑफ गुड्स मिली, लोगों के लाइफस्टाइल में जो चेंज आया, लाइफस्टाइल जो इम्प्रूव हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या हुआ कि पहले इंडिया को कोई नोटिस नहीं करता था। एलपीजी पॉलिसी से पहले या एलपीजी पॉलिसी के इफेक्ट आने से पहले इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता था। इंडिया की अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। आप इस समय इसको ऐसे समझ सकते हो, जो इंटरनेशनल सिचुएशंस में मीडिया में या इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह में जो इसमें पाकिस्तान की हालत है वही हालत हमारी थी। इससे इंडिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई अपना रिकॉग्नाइजेशन नहीं था। लेकिन 1991 के बाद जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिया और जो हमारे यहाँ इतना तेजी से जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ, उससे इंडिया जो है एक इकोनॉमिक पावर के रूप में डेवलप हुआ। ये जो हमें रिकॉग्नाइजेशन मिला, पहचान मिली हमें, इससे इंडिया की जो इकोनॉमिक रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई। इकोनॉमिक रैंकिंग इम्प्रूव हुई, जैसे आपने अभी पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर एक देश को रैंक करते हैं। तो उससे पहले हमारी रैंकिंग 0 थी, लेकिन इन रिफॉर्म्स के कारण इंडिया की जो इकोनॉमिक रैंकिंग है वो इंक्रीज हुई। उससे क्या, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ और उन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया। तो ये इंडिया को जो एक नई पहचान मिलना, इंडिया को एक पहचान मिलना, ये सब इसी के कारण हुआ। उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले क्या था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट सेक्टर एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रहा था। मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको पता ही है, आप 11th क्लास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट करके चले थे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमने देखा था मोनोपोली क्या होती है, जिसमें एक सिंगल सेलर होता है, और कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कंपटीशन जिसमें एक ही चीज़ को बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स होते हैं। 1991 से पहले इंडिया एक मोनोपोली मार्केट था। इंडिया मोनोपोली मार्केट था, सिर्फ एक गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था, और जब मोनोपोली होगी तो कॉस्ट ज़्यादा होगी और आपको वैरायटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर को लिबरलाइजेशन किया या एमएनसी को इंडिया में आने की परमिशन दी, उससे क्या हुआ कि इंडिया की जो मार्केट है वो धीरे धीरे अपनी जो मोनोपोलिस्टिक फैक्टर था उससे बाहर निकली और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो। और वो कॉम्पिटिटिव, जैसे आप देख लीजिए, कार है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, फ़ोन है, इनमें आपके पास पहले सिर्फ सिलेक्टेड ब्रांड्स होते थे, लेकिन अब यहाँ कितने सारे ब्रांड्स हैं। आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स है जिसको आप चूज़ कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, और ऑप्शंस भी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। इवन आप मोबाइल सर्विस है, पोर्टेबल कितना बना दिया है कि मान लो आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस पसंद नहीं आ रही है तो आप अपनी सर्विस चेंज कर सकते हो। आप सर्विस चेंज कीजिए और कोई और किसी प्रोवाइडर की सर्विस ले सकते हो। तो इंडिया में जो ये मोनोपोली मार्केट से पहले क्या था, हम लोगों के पास एमटीएनएल का ही ऑप्शन था। वो सर्विस अच्छी दे बुरी दे, इलाज ही नहीं कुछ भी आपके पास, उसी से अपने सर्विस लेने, कोई और था ही नहीं। लेकिन अब क्या है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं, आप किसी भी एक की सर्विस को चूज कर सकते हैं। तो ये जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स आपको एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अलग से 6 मार्क्स में मेरिट्स आ सकते हैं। तो इसको आपको ये नहीं है कि इसको थोड़े से कुछ पॉइंट्स याद करें और कुछ पॉइंट्स आप छोड़ दें, सारे पॉइंट्स आप इसको मेरिट के करें। अब आगे हम लेंगे डीमेरिट। सब कुछ ऐसा नहीं है, फायदे फायदा रहा, इसके कुछ हमारे पास डीमेरिट भी क्रिएट हुए। और डीमेरिट्स में अभी हम इसको लेके चले हैं एक पॉइंट को, वही पॉइंट आप सबसे पहले बना सकते हो, नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको यहाँ बहुत बुरी तरह नेगलेक्ट किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिफॉर्म्स किए गए, सर्विस सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, इससे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन तो बढ़ा,
लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 70% लोग काम कर रहे थे और 1990 तक भी करीब 54-55% लोग उसमें काम कर रहे थे। मतलब देश की आधी जनसंख्या 50% ऑफ मैन पावर जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर के डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की बैकबोन है, 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो वहां इस सेक्टर में रिफॉर्म्स में कहीं भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं किया। नहीं तो आप देखिए जब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इतना किया गया है और इसके पीछे देखो, अगर आप ऑफलाइन अगर देखें ऑनलाइन तो जो है वो है, क्योंकि विकसित देशों को कोई मतलब ही नहीं था इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया था क्योंकि उनको वहाँ के एमएनसी को इंडिया में आना था। तो उस समय जो भी रिफॉर्म्स हुए वो सिर्फ इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर तक सीमित रह गए। एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बिल्कुल बैकबोन पे छोड़ दिया गया, बिल्कुल जो है बैक जो छोड़ दिया गया, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जो है हालांकि इंडस्ट्रियल जो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रॉ मटेरियल का इम्पोर्टेंट सोर्स है, लेबर सप्लाई होती है वहाँ से, वहीं से काम करके लोग जो हैं शिफ्ट होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा, देखिए जिस साल देश में ज़्यादा अच्छी बारिश होती है, किसानों की इनकम बढ़ती है, उस साल इंडस्ट्रियल आइटम की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। इस टाइम कोरोना काल में अभी मैं परसों एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि देश के जो कंज्यूमर गुड्स आर्टिकल्स हैं उनको इस समय ग्रामीण उपभोक्ताओं से, रूरल कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि अब के बार देखिए देश के सारे हिस्सों में बारिश अच्छी हुई है, कईयों में तो बाढ़ भी आई हुई है। तो उन अगर जिलों को हम छोड़ दें, उन स्टेट्स को हम छोड़ दें, तो जो ओवरऑल स्टेट्स हैं उनमें बारिश की पोजीशन बहुत सही रही। तो अब के बाद बारिश की पोजीशन होने से इन स्टेट्स में जो है बम्पर प्रोडक्शन होने की उम्मीद है सरकार। और जब प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होगा तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, और फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी तो वो इंडस्ट्रियल आइटम की डिमांड करें। तो इस समय जितनी भी कंपनियां हैं कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली, उनको इस समय सारी आस जो है वो ग्रामीण कंज्यूमर से है। उनको लग रहा है उनकी इनकम बढ़ेगी, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अगर डेवलपमेंट होता तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, इसमें कोई भी रिफॉर्म्स नहीं किया गया। सेकंड, नेगलेक्ट ऑफ रूरल सेक्टर। जो भी किया गया वो सिर्फ अर्बन सेक्टर के लिए किया गया, एमएनसी को परमिशन दिया गया। अब जैसे आप देखिए चाइना है, चाइना में शुरू में जब चाइना ने एफडीआई को परमिशन दिया था तो उन्होंने वहाँ क्लोज था, इवन वहाँ अगर कोई मेडिकल पढ़ाई करता है तो भी वहाँ क्लोज है कि डिग्री लेने के बाद आपको वहाँ के गांव में जाके कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आपको वहाँ गांव में सर्विस देनी पड़ती। लेकिन यहाँ इंडिया में जब आपने एलपीजी पॉलिसी बनाई तो जो एमएनसी हैं, एमएनसी सिर्फ और सिर्फ शहरों तक आए, अर्बन एरियाज में उन्होंने अपनी यूनिट स्टैब्लिश की, ओनली अर्बन एरियाज। जो रूरल सेक्टर्स हैं वो रूरल सेक्टर्स वो एमएनसी जो हैं वो उसको ट्रेस ही नहीं कर पाए। जितने भी एमएनसी आए, जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, वो सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, वो अर्बन एरियाज के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो इससे जो गांव और शहर का डिफरेंस था, जो पहले ही था, वो डिफरेंस और ज़्यादा जो है सोशल ड्यूलिज्म आ गया। एक तरफ गांव जो वही बैकवर्ड और एक तरफ शहर जो और ज़्यादा डेवलप हो। तो इससे जो है सोशल ड्यूलिज्म आया, और जो सोशल ड्यूलिज्म है, अंतर है, ये जो खाई बनी, ये ग्रोथ के लिए कभी भी ठीक नहीं। अगर एक हमें ओवरऑल ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी की, तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपके पास एक सिंपल सा लॉजिक है कि गांव और शहर दोनों डेवलप होने चाहिए। अगर उसमें पॉलिसी बनाते वक्त कुछ ऐसा क्लोज कर दिया जाता कि एमएनसी जितनी यूनिट खोल रहे हैं उनको 1-2 यूनिट गाँव में भी खोलनी, तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता, गांव में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता और गांव के लोगों को भी वैरायटी ऑफ फूड्स मिल जाता। हालांकि वहाँ गवर्नमेंट की सोच ये थी कि गांव के लोगों की इनकम कम है, वो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं खरीद पाए। लेकिन गवर्नमेंट कोई तो क्लोज कर सकती थी कि चलिए सेलिंग यूनिट ना स्टैब्लिश करे, प्रोडक्शन यूनिट जो एमएनसी स्टैब्लिश कर रही है यहाँ, वो प्रोडक्शन यूनिट के लिए तो कुछ क्लोज किया जाना चाहिए था कि अर्बन एरियाज की बजाय आपको सिर्फ कुछ यूनिट, आपको मान लीजिएगा अगर आप 10 यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हो,
10 में से 8 अर्बन एरियाज में है तो 2 एटलीस्ट आपको रूरल एरियाज में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अपने आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता तो लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती, और परचेजिंग पावर इंक्रीज होती तो लोग अपने आप आगे बढ़ते। लेकिन नहीं, ये जो पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ जो है अर्बन सेक्टर तक लिमिटेशन रहा इसका, रूरल सेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तीसरा जो इफेक्ट हुआ, जो इंडिया के लिए आज जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, वो टर्म जो हमारे पास है वो है जॉबलेस ग्रोथ। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछले बार, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। इंडिया का 1991 के बाद इंडिया में जीडीपी तो हमारा बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, लेकिन जिस रेट से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है उसी रेट से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। रीज़न क्या है? ये जो डेवलप कंट्रीज इंडिया में जो प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, या इंडिया में भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ये जीडीपी इंक्रीज करने के लिए तो एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन वो जीडीपी इंक्रीज किया जाता है उसके लिए सारी और सारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है, बड़ी बड़ी मशीनों से प्रोडक्शन किया जाता है, लेबर से आप प्रोडक्शन करवा नहीं रहे। जबकि इंडिया क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होना चाहिए। लेकिन 1991 के बाद इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। जो इनफॉर्मल जॉब्स है वो इंक्रीज हो रही है, फॉर्मल जॉब्स तो लगातार डिक्रीज हो रही है। फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब्स क्या होती है? फॉर्मल जॉब जिसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन मिलती है आपको, प्रोविडेंट फंड मिलता है। कितनी भी बड़ी कंपनियां एमएनसी आपने देखा होगा, चाहे वो 2 लाख रुपए महीने के 3 लाख रुपए महीने के पैकेज पे हो, उनको निकालते वक्त 1 मिनट भी नहीं लगता। तो ये सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जॉब मिल ही नहीं रही है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिटी का यूज हो रहा है, और वैसे भी फिर अगर हो भी रहा है तो इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है, फॉर्मल सेक्टर लगातार रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद जो हमारा एक मोटिव था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हमारा टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये वाला मोटिव हम ले लिए, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा जो गरीब है वो होता जा रहा है। इससे इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास लगातार इंक्रीज हो रही है। जैसे आप देखिए, इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं, टॉप 1% सबसे अमीर लोग, उनका इंडिया के टोटल वेल्थ में 58% हिस्सा है। आप इनइक्वालिटीज देखिए, फिगर आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आप किसी भी पॉइंट में कहीं इस फिगर को यूज कर सकते हैं। इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं, रिचेस्ट जिनको आप कह सकते हो, उनके पास इंडिया के टोटल वेल्थ का 58% हिस्सा है। जबकि जो बॉटम में 50% लोग हैं, नीचे वाले जो 50% लोग हैं, उनके पास टोटल जीडीपी का सिर्फ 2.1% हिस्सा है। ये 2018 के फिगर्स हैं। तो आप इनइक्वालिटीज देखिए, कितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज, कि जो देश में 1% लोग हैं वो देश के टोटल एसेट्स का 58% लेके चल रहे हैं, और जो बॉटम है, गरीब हैं, 50% नीचे के जो बॉटम में आते हैं उनके पास सिर्फ 2.1% जो हिस्सा है वो। तो ये जो हम शुरू से एक मोटिव लेके चलते थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हमारा लगातार जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ये इनइक्वालिटीज 1991 से पहले भी थी, लेकिन 1991 से पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। 1991 के बाद तो ये जो इनइक्वालिटीज हैं वो लगातार जो हैं वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट डिमेरिट हम देखें, लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लॉपसाइडेड क्या होता है कि इसमें इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन वो ग्रोथ जो प्रोसेस है वो सबका नहीं है। कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं है।
इसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कहते हैं, कुछ सेक्टर्स तक लिमिट है। जैसे इंडिया में देखिए जो सर्विस सेक्टर वो बहुत डेवलप कर रहा है, और सर्विस सेक्टर में भी सिर्फ एक सेक्टर है वो जो आईटी फोकस हो गया, कॉल सेंटर्स वगैरह, वो सेक्टर ज़्यादा जो है वो सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। लेकिन वही एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम जो है बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर का नेगलेक्ट करने से ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इफेक्ट हमें मिलने लगे तो वो भी अब हमारे खत्म होने लगे। इंडिया को दोबारा जो फूड आइटम्स हैं, खासकर जो ग्रेन्स हैं, उनका हमें दोबारा जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर डेवलपमेंट होना चाहिए तो डेवलपमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो सारे सेक्टर्स को एक साथ लेके चले। लेकिन एलपीजी से जो डेवलपमेंट हुआ वो लोप साइडेड हुआ, वन साइडेड हुआ, सारे सेक्टर का डेवलपमेंट एक साथ हमारे पास नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो एमएनसी आई अपने साथ कुछ जो हमारा कल्चरल वैल्यूज थी, नैतिक मूल्य थे, वो हमारे खत्म हुए हैं। पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था और बहुत सारी जो मोरल वैल्यूज थी हमारी, धीरे धीरे पहले लोगों के पास ये सब नहीं था, लेकिन अब जो है मोरल वैल्यूज हैं वो हमारी डाउन होती जा रही है। क्योंकि जब हम लोगों के साथ घुले मिलेंगे, विश्व के साथ घुले मिलेंगे, तो उनकी अच्छी आदतें लेंगे तो उनकी बुरी आदतें भी हमें अडॉप्ट करेंगे। तो इससे हमारा जो कल्चरल डिवैल्यूएशन हुआ है, कल्चर इरोजन्स आप कह सकते हो, नैतिक पतन आप कह सकते हो, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। जो वैल्यूज इंडिया की हमारी शान मानी जाती थी वो वैल्यूज हमारी खत्म हो रही है। जैसा कोई पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता, सोलो फैमिलीज है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अकेले छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये भी इसके लिए कुछ ना कुछ हम इसी को दोष दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए तो जो हमारे पास सस्टेनेबल ग्रोथ है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, इन्वायरमेंट लॉस आप कह सकते हैं, जो अभी हमें 20-25 सालों के बाद देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंट लॉस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट लॉस ना। लेकिन ये जब हमने एलपीजी के चक्कर में जो इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया उससे हमारा इन्वायरमेंट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। हमने क्या किया, जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनको पॉल्यूट कर दिया। हर एक घर में एसी होने लगा। पहले आप देखिए किसके यहाँ एसी होते थे, सब बहुत बहुत जो अमीर हैं, तो अब किसी गली मोहल्ले में चले जाओ एक आध कोई कार नजर आती है। लेकिन आज अब इतनी ज़्यादा कार हैं, फैमिली में 4 लोगों का परिवार है, 4 लोगों के परिवार के पास 4 कार है, सबके पास अपनी अलग अलग पर्सनल कार, अपना पर्सनल व्हीकल। तो उससे आप देखिए एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो है वो लगातार जो है वो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये कुछ हमारे पास इसकी डीमेरिट हैं, हमने इसमें मेरिट भी की, डीमेरिट। अब लास्ट में जब क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम वही कहते हैं विच वे टू गो, किस हम रास्ते में जाए। अच्छे इफेक्ट भी हुए, बुरे इफेक्ट भी हुए। अब हम इन सारे पॉलिसीज को चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि अच्छे इफेक्ट इतने ज़्यादा हुए, इकोनॉमी वाइब्रेंट हुई, ग्रोथ रेट बढ़ा, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट को तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि अभी तक जो हमसे गलतियाँ हुई, हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना नेगलेक्ट किया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो डेवलप हो चुके हैं, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी साथ लेके चलें। एग्रीकल्चर सेक्टर को साथ लेके चलेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप करेगा, तो देश को ओवरऑल और ज़्यादा डेवलप होगा। शहरों की बजाय गाँव की तरफ ध्यान दें। कोई भी नई यूनिट स्टैब्लिश करनी है, गवर्नमेंट उसके लिए प्रोविज़न कर दे कि आपको रूरल एरियाज़ में इसकी नई यूनिट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। इस तरह के क्लोज बनाए जा सकते हैं। इन्वायरमेंट जो लॉस हो रहा है उसको पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हम बना सकते हैं जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो हमें जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इंडिया जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर रहा है वो फूड आइटम्स में कर रहा है। KFC, फास्ट फूड, डोमिनोज, ये सब की कंपनियां खुलती जा रही। हमें बल्कि ये करना चाहिए कि जो FDI है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज करें। उससे लॉन्ग टर्म में हमें इफेक्ट पड़ेगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, बजाय कंज्यूमर आइटम में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ LPG पॉलिसी। अब इस वाले चैप्टर में 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं जो मैंने भी आपको बताया था, डिमोनेटाइजेशन और GST। नेक्स्ट क्लास में
हम इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट